ओके, चलिए 2 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। तब तक हम इस सेशन को शुरू करते हैं, रिकॉर्ड करके रख लेंगे, बाकी लोग भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। सबसे पहला जो काम है आप लोगों को, आपके विभाग में जहां भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, सबसे पहले आप जितने भी पदों के लिए अप्लाई कर चुके हैं, चाहे 1 हो या 2 हो या उससे अधिक हो आपका, या फिर हायर एजुकेशन यदि आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री हो गया या कुछ और कोर्स है, डिप्लोमा है, तो उसके बारे में लिखित में आपने विभाग को एक लेटर, पत्र के माध्यम से सूचना देना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूं या फिर ये कोर्स पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं। दूसरा काम है ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैंने बताया था कि जो आपने दिल्ली से आप लोगों को ट्रांसफर किया गया आपके रिस्पेक्टिव ऑफिस में, चाहे वो जोन हो या डायरेक्टोरेट्स हो आउट ऑफ दिल्ली, तो उसके लिए 12 दिन या फिर उससे कम या उससे ज्यादा का प्रावधान है ज्वाइनिंग टाइम का। लेकिन अधिकांश लोग 2 दिन 3 दिन का ज्वाइनिंग टाइम अप्लाई करने के बाद आप लोग अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस में रिपोर्ट कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एसबी सेक्शन को, सर्विस बुक सेक्शन को आप इंटीमेट करेंगे कि मैंने इतना दिन ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया है, और बाकी का जो रिमेनिंग ज्वाइनिंग टाइम है, बैलेंस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम है, उसको क्या किया जाए, आपकी सर्विस बुक में ईएल के रूप में ऐड कर दिया जाए। इससे क्या होगा, उस ईएल को आप आगे जो है एज ए नॉर्मल ईएल आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो 2 बातें हो गई, पहली की इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रीवियस जॉब एप्लीकेशंस, और ज्वाइनिंग टाइम को ईएल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए सर्विस बुक सेक्शन को इंटीमेट करना है। तीसरा काम है आपको आपके अकाउंट सेक्शन में जाकर के, अकाउंट सेक्शन में जाकर के और आपको अकाउंट सेक्शन में जाकर के आप लोगों को उनको वहां पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कराना है, सो दैट की सैलरी जो है अगले महीने से सैलरी बन सके, आपके अकाउंट में सैलरी आ सके। और साथ में ही एनपीएस का एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, 2 तरीका है। एक तो आप, रोहित जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑफलाइन जो है आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा है कि ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईएनपीएस, आप लोग सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये वेबसाइट है आपका, गूगल में सर्च कीजिए ईएनपीएस। ईएनपीएस वेबसाइट ओपन होगा और उसमें जो है आपको ये आपको पेज दिखाई दे। यहाँ पे आप नीचे आइएगा, हु कैन रजिस्टर फॉर एनपीएस। यहाँ पे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स, कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स, एनआरआई और ओसीआई। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है आपका गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे करके डाल करके आप रजिस्ट्रेशन बिगिन कर सकते हैं। इसमें आगे आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जो डीडीओ है, जिस ऑफिस से आपको सैलरी मिलने वाली है, उसका कोड। तो उसका कोड अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके ऑफिस में पहले से जो भी
जेटीयू एसटीयू या फिर कोई भी ऑफिस कोई भी एम्प्लॉय है तो उनसे आप बोलेगा कि आप लॉग इन करके एनपीएस में, और उनके लॉग इन जब करेंगे तो वहां पे डीडीयू का कोड दिखाई देगा, उस कोड को आप अपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाल करके ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप अपने पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में जाकर के और वहां से आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा, एनपीएस प्रोसेस हो जाएगा। और साथ में प्रान नंबर इसके बाद जनरेशन, सैलरी से एनपीएस डिडक्ट हो करके, और उसमें आपके आई मीन सैलरी से एनपीएस अमाउंट डिडक्ट हो करके और आप उसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये हो गया आपका दो काम, तो जो कि एक दूसरे से लिंक है अकाउंट एक्शन प्रोसेस करने। तीसरा काम हो आईडी का। आईडी कार्ड मैक्सिमम ऑफिस, मैक्सिमम जगह पे तो स्टोर ऑफिस है, स्टोर ऑफिस जो है वो कंसर्न स्टोर ऑफिस आपको देखते हैं आईडी कार्ड का काम। वहां पे जाकर के आईडी कार्ड का एक फॉर्म है, आईडी कार्ड का फॉर्म जो है फिलअप करके अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो दे देंगे तो आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। इसके बाद एक महीना, फर्स्ट मंथ की सैलरी जब आपकी बन जाएगी, सैलरी स्लिप जनरेट हो जाने के बाद आपका काम होता है ई संपदा, वेबसाइट है ई संपदा पे रजिस्ट्रेशन करना। इसलिए कि कई हमारे जो लोकेशंस है, फॉर एग्जांपल कि कुछ जगह पे, जैसे कि चेन्नई की अगर बात करूं तो चेन्नई में हमारा जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो जनरल फुल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जीपीआरए जिसको बोलते हैं, सीपीडब्ल्यूडी का क्वार्टर्स, उसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं। वैसे ही कुछ सिटी में नहीं भी और कुछ सिटी में है भी। तो अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स चाहिए तो ऐसी स्थिति में आपको ई संपदा की वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ई संपदा की वेबसाइट पे भी आप लोग को आईडी बनाना है। आईडी बनाते समय आप लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, तो आवश्यकता होगी आपको आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर की, जहाँ पे रिपोर्ट करें उसके रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग ऑर्डर की जरूरत होगी, अपलोड करने पड़ेंगे पीडीएफ। फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप वो भी अपलोड करने होंगे, प्लस फोटो अपलोड करने होंगे। उसके अलावा जो पर्टिकुलर्स जो है उसमें भरने होंगे उसको फिलअप करके, ये वेबसाइट आप लोग देख लीजिए, ई संपदा का ये वेबसाइट है, इस पे आपको ई संपदा पे अपने आईडी क्रिएट करना है। तो ये दो चीजें हो गई। हाँ, अब इसमें ई संपदा में आईडी क्रिएट करने से एक तो क्वार्टर्स का है, दूसरा जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ तो हमारे सिटी में तो सीपीडब्ल्यू का क्वार्टर्स है नहीं, तो उनका क्या फायदा, उनको भी फायदा है। क्या फायदा है उनको, फायदा ये है कि आप लोग हॉलीडे होम बुक कर सकते हैं। भारत सरकार का पैन इंडिया, इसमें लॉग इन करने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जगह पे, जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, कन्याकुमारी है, ऊटी है, ऐसे ऐसे पैन इंडिया बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे हॉलीडे होम्स हैं। क्या 200, 300, 330, 360 ऐसे करके चार्जेस हैं एक डे का, एक दिन का। उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और जाकर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके लिए ई संपदा में आपका आईडी होना जरूरी है। तो ई संपदा का आईडी क्रिएट करना है, आपको पता चल गया। अगला पॉइंट है सीजीएचएस। सीजीएचएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीजीएचएस में आपको आईडी बनवाने के लिए भी वहां पे आपको क्या चाहिए, तो आपको सीजीएचएस की वेबसाइट पे जाना है, cghs.nic.in, और वहां पे जा करके आपको ऑनलाइन अप्लाई सबमिट कर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका काम ऐसा है कि प्रिंट जनरेट होगा, पीडीएफ जनरेट होगा सीजीएचएस की वेबसाइट पे। जब ये देखिए ये वेबसाइट है और यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई सीजीएचएस कार्ड। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं, मोबाइल नंबर इसका यहाँ पे कैप्चा और प्लस जनरेट ओटीपी करने हैं। तो उसके बाद आप आगे का प्रोसेस जो है प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस होने के बाद एक पीडीएफ जनरेट होगा, उसमें आपके डिपेंडेंट जितने हैं, पेरेंट्स हैं या प्लस बच्चे हैं, वाइफ है, इन सब का पर्टिकुलर्स भी फिलअप करना है। इसके बाद पीडीएफ जनरेट होगा। पीडीएफ जनरेट
करने के बाद आपको सर्विस बुक सेक्शन में जाना है और सर्विस बुक सेक्शन में जाके हैंड ओवर करने हैं। वो लोग साइन करेंगे और साइन करने के बाद आपको फिर वो पेपर वापस करेंगे। फिर उस पेपर को ले जा करके जो नियरेस्ट सीटीटेस का ऑफिस है वहां पे जा करके वो गाइड कर देंगे, वहां पे आपको जा करके इसको सबमिट करना है। उसके बाद 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन मतलब वो डिपेंड करता है। उसके बाद आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा, प्लास्टिक कार्ड, और फिर इसकी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहें। उसके लिए जरूरी क्या है, सर्विस स्लिप फर्स्ट एक आपका कंट्रीब्यूशन होता है इसका, मेरे ख्याल से 450 रुपया है उसके लिए लेवल 6 के लिए। तो 450 रुपये पर मंथ आपके सैलरी से कटेंगे। तो ये हो गई बात आपकी CGHS के। उसके बाद अब आपका अगला क्या काम है, अगला काम है कि सर्विस बुक जब आपके रिस्पेक्टिव ऑफिस में लेडी डिप्टी कमिश्नरेट और डायरेक्टोरेट या फिर जोनल ऑफिस, जिस ऑफिस में आप हैं वहां पे सर्विस बुक आ जाने के बाद आपको सर्विस बुक सेक्शन में अप्रोच करना है और वहां पे होम स्टेशन डिक्लेरेशन करना है। होम स्टेशन डिक्लेयर करने से क्या होगा, आप लोग जितने भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन सर्विस, वो सभी सेकेंड ईयर मतलब शुरू के 8 साल तक आप लोग LTC के लिए एलिजिबल है। पर ईयर आप लोग अपने होम टाउन यहाँ से अगर आप डिपेंडेंट और आप सभी लोग एलिजिबल हैं, अगर मान लीजिए पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, हस्बैंड रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, या फिर अगर आप अकेले रह रहे हैं, जो भी आपके साथ रह रहे हैं सभी लोग LTC के लिए एलिजिबल हो। और होम टाउन आप लोग को जाने आने का जो सेकेंड DC का जो किराया है वो आपको गवर्नमेंट रिम्बर्स करे। उसके लिए जो प्रोसेस है LTC का, वो आपको फीस जाने से पहले आपके जो भी अथॉरिटी है उनसे पेपर कोरस्पोंडेंस करना पड़ेगा। मैं जस्ट जानकारी बताता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें करने पड़ेंगे। तो LTC के लिए LTC एलिजिबल कब से होंगे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई 14 अगस्त को ज्वाइन किया है, 14 अगस्त 2024 को, तो 15 अगस्त 2025 से ऑनवर्ड जर्नी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 2025 ऑनवर्ड वो LTC के लिए एलिजिबल है। लेट से किसी ने 2 सितंबर को ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने कल ज्वाइन किया है 2 सितंबर को, तो अगले साल यानी कि 2025 में 3 सितंबर 2025 से LTC के लिए एलिजिबल है। उसके लिए आपको करना क्या है, मैं अभी बताया, फिर से दोहराता हूँ कि होम स्टेशन डिक्लेरेशन एक फॉर्म है जो आपको सर्विस बुक सेक्शन में मिलेंगे और वहां पे जाकर के आपको फॉर्म को फिलअप करके सर्विस बुक में सेक्शन में जमा करना है। और एक और दूसरा फॉर्म होगा फैमिली मेंबर डिक्लेरेशन का, उसमें आपके कौन कौन से डिपेंडेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर्स उसमें लिखने हैं। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मांगा जा सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है डिपेंडेंट हैं कि नहीं है, उनकी आय जो निर्धारित सीमा से अधिक तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है, तो वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेगी। तो इस प्रकार आप लोग LTC के लिए एलिजिबल कब होंगे, जब आप होम स्टेशन और फैमिली मेंबर्स का डिक्लेरेशन करेंगे सर्विस बुक। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट काम है IPR। ये जो है प्रॉपर्टी रिटर्न्स के बारे में जानकारी होती है। तो आपके जो विजिलेंस सेक्शन है, विजिलेंस सेक्शन में जाकर के उनसे फॉर्म लीजिए और उस फॉर्म में मांगी गई जानकारी है जो भी चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी होती है कि आपके पास आप सर्विस में ज्वाइन करने के तिथि तक आपके पास कौन कौन सी संपत्ति है, चाहे वो चल हो या अचल हो, और दोनों का अलग अलग फॉर्म होता है, वो डिक्लेयर करने होते हैं सो दैट कि कल के डेट में किसी प्रकार के ऊपर प्रकार की मतलब आपके ऊपर लीगल एक्शन ना हो कि आपने ये संपत्ति आपने क्यों नहीं बताई, कहाँ से अर्जित है। ये जस्ट एक भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से हमें करने होते। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके पुलिस वेरिफिकेशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। इसमें आपको कुछ नहीं करने हैं, इसमें जस्ट आप फॉलो अप कर सकते हैं जब आपके सर्विस डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव ऑफिस में, रिस्पेक्टिव जोन में। उसके बाद या तो उसके साथ या उसके बाद आपके CCA से, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, आपके रिस्पेक्टिव ऑफिस में एक पत्र आएगा। किसके लिए, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। वो लोग लिखेंगे कि भाई आप पुलिस वेरिफिकेशन इनका करा लीजिए। वो पुलिस वेरिफिकेशन किस लिए, तो आपके कंफर्मेशन के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और
जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर एससी एसटी से हो, तो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी वेरीफाई उनका होगा। जस्ट आपको फॉलो अप करना है, इसलिए फॉलो अप करने हैं कि इनकेस आपने फॉलो अप नहीं किया, 2 साल हो गया और 2 साल तक आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, तो आपका कंफर्मेशन जो है वो डिले हो सकता है। तो कंफर्मेशन डिले ना हो, जस्ट इसलिए 2-3 महीना बाद, अभी आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, 2-3 महीना बाद जब आपके कंसर्न जो भी एस्टेब्लिशमेंट एडमिन जो भी कंसर्न सेक्शन है, जो पीबीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने के लिए जो जिम्मेदार हैं ऑफिसर से, नॉर्मली एडमिन ऑफिसर होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनसे आप एक बार मिल सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट जो है ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग जो है 2 प्रकार के कराए जाते हैं सीबीआईसी में। 2 प्रकार के ट्रेनिंग कैसे हैं, एक तो मैंडेटरी ट्रेनिंग है 2 वीक का। 2 वीक का ट्रेनिंग जो है आपके फरीदाबाद, नासिर फरीदाबाद में कराए जाते हैं। वहां पे उस ट्रेनिंग में के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए बस इंतजार करना है। उसके लिए पत्र आएगा सीसीए से, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग शेड्यूल है और इसमें आप सभी को रिपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा एक ट्रेनिंग होता है सीटीबी द्वारा, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो द्वारा एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग कराई जाती है, वो है 30 दिन का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। तो ये हर एक क्वार्टर में, प्रत्येक तिमाही में एक 30 कार्य दिवसीय 6 सप्ताह, 30 का मतलब 6 सप्ताह में हर एक 5 डे वीक होता है, तो 6 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। तो ये आपका 6 सप्ताह का, इसको प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अनिवार्य, कि जितने भी ट्रांसलेशन ऑफिसर्स हैं या फिर दूसरे भी कैडर के लोग हैं जो कि हिंदी का काम काज करते हैं, अपने ऑफिस में ट्रांसलेशन का काम करते हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग फॉलो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे जाइएगा, इसी पेज में, ये सीटीबी के वेबसाइट पे ये जानकारी मिल जाएगी। जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई सेवाकालीन अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप नीचे बढ़ेंगे तो इसका टाइमलाइन है, ये पहले तो बता दूं कि ये कहाँ पे कराई जाती है। तो एक तो दिल्ली में है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद बेंगलुरु और फिर कोलकाता। ये 4 जगह पे ये कोर्स कराई जाती है। और वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ पे पोस्टल अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है। तो अभी दिल्ली और बेंगलुरु 2 जगह पे आपके पोस्टल अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप जाइएगा तो रहने की व्यवस्था होगा। बाकी अगर कोलकाता में है या फिर मुंबई में है, पटना में, भारत का जो नियम है उसके हिसाब से 1000 का फलन के हिसाब से आप लोगों को ये होटल ये जो है पे किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये है आपके सीटीबी के वेबसाइट पे उपलब्ध है ये कैलेंडर में देखिए कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 4 कार्यक्रम है। मैं अभी जैसे बता रहा था कि प्रत्येक तिमाही में एक है। तो अब फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी तिमाही का तो सेशन कंप्लीट हो चुका है। तीसरी तिमाही में 4 नवंबर से 16 दिसंबर तक और 6 जनवरी से 14 फरवरी तक। फिर आगे के बाद फिर आगे की कैलेंडर जारी किया जाएगा ये अगले साल के लिए, मतलब 2025 अप्रैल अनुवाद। तो आप लोग कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हाँ हमें अभी इसी 6 महीना के अंदर करने हैं, साल भर के बाद भी कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी कर सकते हैं। अपने ऑफिस में क्या व्यवस्था है और आपको ऑफिस स्पेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इसकी जानकारी आपके नियरेस्ट जो आपके ऑफिस सिटी में है, नाराकास के माध्यम से भी इस जानकारी दी जाती है। नाराकास के माध्यम से भी पत्र भेजे जाते हैं, ये सीटीबी से पत्र भेजा जाता है आपके नाराकास में, नाराकास से पत्र भेजे जाते हैं आपके ऑफिस में कि आप अपने ऑफिस में जितने भी ट्रांसलेशन ऑफिसर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाए। तो आप इस माध्यम से हो या फिर सीटीबी से डायरेक्ट पत्र भी आपके ऑफिस में आते हैं, कई कार्यालयों में आते हैं। तो आप लोग सीटीबी में जा करके ट्रेनिंग कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप अच्छा इसके अलावा एक दो लोगों का जो पॉइंट है कि सर मेरे ऑफिस में अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ है जोन, समझ। तो ये देखिए ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप जिस जोन में रिपोर्ट कर दिए हैं, रिपोर्ट करने के बाद वहां की जो भी अथॉरिटी होगी वो आप लोगों को रिस्पेक्टिव स्टेट एलोकेट होने के बाद आपको दिया जाएगा। तो तब तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं, इंतजार करना पड़ेगा और कोई विकल्प है। तो मेरे ख्याल से ये आपकी मुख्य बातें जो थी, सब मेजोरिटी सभी लोगों का जो प्रश्न था ये मैं कवर कर चुका हूँ।